अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब आरिफ। मॉनसून की बारिश होते ही कराची के शहरियों को एक नई मुश्किल आन पड़ी है। बहरहाल ये मुश्किल उन लोगों के लिए कोई नई नहीं है, ये खासी पुरानी उनके लिए मुश्किल है जो कि पिछले सालों से, गुज़िश्ता कई सालों से उनके साथ होती चली आ रही है। सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, मोटरसाइकिल और गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। एक तरफ तो शहरी ऐसे मुश्किलात से दो चार हैं तो दूसरी तरफ इंतजामिया का कोई अता पता नहीं है। इस मामले पर और तो कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सियासत होती जरूर दिखाई दे रही है। एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराए जाने का सिलसिला भी जारी है, जो कि हर साल हम देखते हैं कि सूबाई इंतजामिया हो या शहरी इंतजामिया एक दूसरे पर जिम्मेदारी का बोझ डाल रहे होते हैं। लेकिन क्या इसके जिम्मेदार कभी अपनी जिम्मेदारी को उठाते हुए, निभाते हुए हमें नजर आएंगे? इस पर हम बात करेंगे। फिर ये कि पंजाब हुकूमत ने अचानक सूबे में सख्त लॉकडाउन का फैसला किया है, जिसके तहत सूबे भर की मार्केटें आज से बंद कर दी जाएंगी। अब ताजिर तंजीमों ने इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए इसे मुस्तरद तो कर दिया है, लेकिन ऐसे में हमारे तज्ज़ियाकार इस फैसले को किस निगाह से देखते हैं, उनकी एक्सपर्ट राय इस अहम मामले पर लेते हैं। तीसरे सेगमेंट में बात करेंगे पीटीवी की, जिसकी कारकर्दगी का जिक्र हमेशा ही चलता रहता है। हर दौर में हर इक़्तिदार के हवाले से हुकूमतें आती हैं, नए वादे भी होते हैं, लेकिन पीटीवी पुरानी रविश पर ही चलता रहता है कि एक तरफ खसारा बढ़ता रहता है तो दूसरी तरफ आवाम का शिकवा अपनी जगह बजा कि पीटीवी उनके मौक़िफ़ की नुमाइंदगी नहीं करता। बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सरकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार अतर वक़ार अज़ीम साहब भी, सर थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार तरूमी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जुनैरा साहिबा जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद होंगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले अब बात करते हैं कराची की, जहां पर बारिश के बाद सूरत हाल ऐसी दिखाई दे रही है कि जैसे समंदर गलियों और मोहल्लों में उमड़ आया हो। और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, जैसे कि मैंने अपने इब्तिदाई में भी कहा कि ज़िलाई इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत अहदेदार मंजर आम से बिल्कुल गायब दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्टिंग इस हवाले से मीडिया कर रहा है, लेकिन अवाम की मुश्किलात तो मंजर आम पर आ रही हैं, उसका हल किसने निकालना है वो लोग मंजर आम पर नहीं आ रहे। अदर साहब, इसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है जिस तरह से सूरत हाल हम कराची में देख रहे हैं, या इसकी जिम्मेदारी आप किसी और पर ठहराते हैं? लेकिन जैसे आपने अपने इब्तिदाइया में कहा ना कि ये बातें हम कई सालों से देख रहे हैं। मुझे याद है आज से 20-25 साल पहले जब कराची में बारिश हुई थी तो बाकायदा नेवी वालों ने अपनी बोट्स यूज़ की थी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं, लेकिन हालात जो आजकल हैं ये पहले इस तरह के नहीं थे। इस वक्त मसला सिर्फ ये है कि जंग है कि ये सूबाई हुकूमत ने देखना है या लोकल गवर्नमेंट ने देखना है, मेयर साहब क्या कर रहे हैं, नालों की सफाई क्यों नहीं हो रही है। इन पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है ना, कोई भी इस शहर की ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। सब आपस में एक दूसरे पे इल्ज़ाम डाल रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आफ्टर 18th अमेंडमेंट इस पर ज़्यादा जो है वो लोकल सिंध गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब सिंध गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं। तो देखना हमें ये है कि क्या सिंध गवर्नमेंट जो है इस पे क्या वो कर सकती है। पानी ठीक है, कुछ जगहों पे एक आध दिन में खुश्क हो गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे इलाकों में 4-4 फुट 5-5 फुट पानी जमा है। और फिर उस पे से लाइट, मैं भी अभी जो आपका प्रोग्राम कर रहा हूँ मेरे यहाँ भी लाइट गई हुई थी। तो ये जो है कराची में आम चीज़ हो गई है। देखें इस शहर में आप अगर निकल के देखें तो यहाँ पे नालों की सफाई क्यों नहीं होती, वो किसकी जिम्मेदारी है? नालों के ऊपर यहाँ पे पूरी मार्केट्स बनी हुई हैं, उनको कोई हटाने वाला। देखें कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ों में कहा कि जी आप यहाँ से फलां इमारत गिरा दें, यहाँ ये चीज़ें क्यों बनी। आज तक कराची में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ नालों पे पूरी मार्केट्स बनी हुई हैं, नालों की कोई सालों से सफाई नहीं होती, और इल्ज़ाम यही होता है कि जी ये तो सिंध गवर्नमेंट का काम है। वो कहते हैं ये चीज़ इनका काम है, मेयर साहब का। मैं समझता हूँ इसमें फेडरल गवर्नमेंट का, लोग कहते हैं जी फेडरल गवर्नमेंट का इतना इसमें काम नहीं है, क्योंकि आफ्टर 18th अमेंडमेंट ये सारी चीज़ें अब सूबे के पास आ गई।
लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस शहर में इस वक्त 14 MNAs तहरीक इंसाफ के हैं और तकरीबन कोई 25-26 MPs तहरीक इंसाफ के हैं, तो उनको भी इस शहर को ओन करना चाहिए। मैंने इन 2 दिनों में किसी को, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट से हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ से हो, चाहे वो MQM से हो, किसी को मैंने नहीं देखा कि वो सीरियसली कोई एफर्ट्स कर रहा हो। तो जैसे मैंने पहले कहा कि जब तक आप ओनरशिप नहीं रहेंगे, इस शहर के ये हालात होते रहेंगे और हमेशा से होते रहे हैं। इसमें चाहिए मुदाद अली शाह साहब NED के से उन्होंने ग्रेजुएशन की है, इंजीनियर हैं, कराची में पढ़ाई की है, बिलावल कराची की पैदाइश हैं। इन सबको इस शहर की ओनरशिप लेनी चाहिए कि भाई चलो, अगर कोई कुछ नहीं कर रहा, हम कुछ प्रूव करके देते हैं, तभी ये शहर सही होगा। अगर आपस में इसी तरह एक दूसरे पे ब्लेम गेम करेंगे तो ये शहर कभी भी ठीक नहीं हो सकेगा। सही। नज़ीर लगारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 12 सालों से इस सूबे पर अपनी पार्टी को रूल कर रही है, और अगर बिलखुसूस इस कराची के हवाले से बात की जाए तो कोरोना के मामले पर डिसीजन मेकिंग करना होती है तो 18वीं तरमीम का जिक्र आ जाता है। अब ये बारिशों के हवाले से तो महकमा मौसमियात ने बहुत पहले बता दिया था कि मामूल से 20% ज़्यादा इस बार कराची में बारिशें होंगी। फिर जिम्मेदारी बनती है सूबाई हुकूमत की? क्यों बनती है? सूबाई हुकूमत अपने तमाम कामों की जिम्मेदार है जो उसने करने हैं। इसी तरह से वफाक की जिम्मेदारी है कि इस यहाँ पर लैंड होल्डिंग वफाक की मौजूद है और बड़े पैमाने पर मौजूद है। ऐसा नहीं है वफाक की ज़मीन, यहाँ की ज़मीन पर उनके मिल्कियत नहीं है। वफाक एक बड़े हिस्से पर लैंड होल्डिंग भी रखती है और उसके बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स भी यहाँ मौजूद हैं। मुख्तलिफ पोर्ट्स के प्रोजेक्ट्स हैं वो वफाक के हैं, रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं वो वफाक के हैं, डिफेंस के प्रोजेक्ट्स हैं वो वफाक के हैं, हमारे छावनियाँ हैं वो वफाक के पास हैं। ये सारा कुछ जो है, और बहुत बड़ा इलाका है, यानी आधा शहर जो है वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में है और कंटोनमेंट्स हैं वो वफाक के पास हैं। तो वफाक का कंट्रीब्यूशन क्या है? इस तरह से सूबे के पास हैं बहुत सी चीज़ें, और सूबे के पास क्या है, और इसी तरह से शहरी हुकूमत जो है उसके पास क्या है। इन्होंने कोई ऐसा एक मैकेनिज़्म नहीं बनाया है कि ये तय हो कि जनाब इस इलाके में, इस जगह पर, इस ख़ास जगह पर किसने डेवलपमेंट करनी है, किसने मसाइल को हल करना है, किसने आगे बढ़कर काम करना है। और बाज़ जगहें तो ऐसी हैं कि जहाँ पर शायद मेयर भी दाखिल नहीं हो सकता होगा, उसको भी उन इलाकों में जाने की इजाज़त नहीं होगी। बाज़ इलाके ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ पर जो है वो वफाक के लोगों की रसाई नहीं होगी और उनका अख्तियार नहीं होगा। बहुत सी जगहें ऐसी भी होंगी जहाँ सूबा नहीं जा सकता होगा और सूबे का अख्तियार नहीं होगा। तो ये एक कन्फ्यूजन है, एक इस शहर के साथ ये अलमिया है। और जो बात उससे पहले की गई है वो बिल्कुल सही बात है कि वो समझते हैं कि कराची से हम दूध निकालेंगे लेकिन कराची को देंगे कुछ नहीं, कराची को खिलाएंगे कुछ नहीं, कराची के बारे में हमने डिलीवर कुछ नहीं करना है, कराची से लेना है हमने, और कराची से लिया भी जाता है। कराची पाकिस्तान के फेडरल पूल में, पाकिस्तान के प्रोविंशियल पूल में और पाकिस्तान के शहर के पूल में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन इन रिटर्न उसका नहीं होता है। ये नालों की सफाई बहरहाल किसी को करनी है, ये सड़कों की सफाई बहरहाल किसी को करनी है, ये सीवरेज लाइनें बहरहाल किसी ने सही करनी है। पाकिस्तान, अच्छा लोग रोजाना पानी पीकर जीते हैं ना, पानी के पानी प्यास से तो आज तक कोई नहीं मरा, लेकिन वाटर मैनेजमेंट नहीं है। मेरा पॉइंट यहाँ पर क्लियर कीजिएगा। 12 साल से तो पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है, फिर कंफ्यूजन किस बात की? तो मतलब पीपल्स पार्टी पे जिम्मेदारी आयद नहीं होती बतौर सूबाई हुकूमत? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी का सूबाई हुकूमत है, कुछ जिम्मेदारियां वफाक की हैं, कुछ जिम्मेदारियां शहरी हुकूमत की हैं। जो यहाँ पर लोकल बॉडीज का इदारा है, यहाँ पर कारपोरेशन है, कुछ जिम्मेदारियां उसकी हैं। सब ने मिलकर ब्लेम गेम पर पड़ने के बजाय, एक दूसरे को गालियां देने की बजाय उन्हें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। और अभी जैसे कहा गया, क्या करोड़ों अरबों रुपए जो अरकान असम्बली को मिलते हैं, अरकान असम्बली को मिलते हैं, करोड़ों अरबों रुपए वो कहाँ जाते हैं जो इनको कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के अरकान को दिए गए, वो क्या कर रहे हैं शहर में? ठीक है, लगा पॉइंट ऑफ व्यू आपका आ गया। जनरल साहब, इस शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं, जिम्मेदारी किसकी है आपके नजदीक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि इस शहर की मास्टर प्लान फॉलो नहीं की गई और ये आबादियां बढ़ती गई हैं और ये बेहंगम तरीके से बाहर इतना एक्सपैंड कर गया शहर कि जो इसका सीवरेज सिस्टम था और जो इसका ड्रेनेज सिस्टम था
वो अब ओवर फ्लो कर रहा है, वो उस कैपेसिटी का नहीं रहा जितनी पॉपुलेशन वहां जा चुकी है। लिहाजा एक तो ये मसला था कि जहां आपको रिमॉडलिंग करने की जरूरत थी कि इस पूरे सीवरेज सिस्टम को, पूरे ड्रेनेज सिस्टम को आप नए सिरे से देखें कि इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, ताकि इस आबादी का, इतनी बड़ी आबादी का जो फ्लो है पानी की या वेस्टेज की, वो उसको कंट्रोल किया जा सके। दूसरी बात यह है कि एक दफा पीछे इन्होंने वहां से वो जो गार्बेज वगैरह थी वो रिमूव की, लेकिन गार्बेज रिमूवल का कोई परमानेंट निजाम वहां पे नहीं रखा गया। कहने को गार्बेज रिमूवल जो है वो ज़िली हुकूमत का काम है, लोकल बॉडीज का काम है, लेकिन बदकिस्मती कि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। और सूबाई गवर्नमेंट ने जब ये पहली दफा ये आए हैं 2008 में, तो इन्होंने बाज महकमे अपने कंट्रोल में कर दिए थे, जो कि सूबाई जो कि ज़िली हुकूमत के पास होते थे, जिसमें बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है। तो उनके पास फंड्स नहीं है, पैसा नहीं रहा जहां से उनको इनकम आ सकती थी, वो अदारे उनके पास नहीं हैं, जिनकी वजह से लोकल बॉडीज वाले लोग हैं वो काम नहीं कर सकते। और वो अदारे वही हैं जहां आपने देखा कि करप्शन की भरमार और उनके ऊपर इल्जामात बेतहाशा, और वो ज़िली हुकूमत के हाथ से निकल गए। तो ये एक अलमिया था। अब चीज ये है कि किसी ने जिम्मेदारी लेनी है, फेडरल गवर्नमेंट है, ये जो भी है, लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि ये सिंध गवर्नमेंट का अपना कैपिटल सिटी है, ये उनकी अपनी सीट है जहां वो बैठे हैं। अगर वो खुद नहीं कुछ करना चाहते तो दाएं बाएं जिसका मर्जी नाम देते रहें, हकीकत जिम्मेदार वो खुद हैं। उनको चाहिए कि दिल्ली गवर्नमेंट को ये एम्पावर करें या उनके साथ मिलके इसका हल निकालें कि ये इसकी मास्टर प्लान इंप्रूव की जाए, ताकि ड्रेनेज सिस्टम जो है वो इसका रिमॉडल हो सके, और उसके साथ साथ सफाई का इंतजाम दुरुस्त किया जा सके, ताकि कराची के लोग रोजाना इस मुसीबत में न पड़े। तो मैं तो ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये आज वो अदारे जब निकल गए ज़िली हुकूमत के हाथ से, तो फिर ये सिंध गवर्नमेंट का अपना मसला है, उनको हल करना चाहिए, वही उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। सही। जुनैरा साहिबा, अवाम परेशान है, किसकी तरफ नजर उठाकर देखें? शहरी इंतजामी की तरफ देखें, सूबाई हुकूमत की तरफ देखें, वफाक की तरफ देखें, कौन है जिम्मेदार? थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल है पिछले एक महीने से या जब से भी मैंने आपका प्रोग्राम ज्वाइन किया है एज एन एनालिस्ट, तो हम रोज़ बैड गवर्नेंस इन कराची की बात करते हैं। एट टाइम्स इट इज़ के इलेक्ट्रिक, एट टाइम्स इट इज़ गार्बेज, एट टाइम्स इट इज़ वाटर अवेलेबिलिटी। कोई ना कोई इशू जो है कराची का वो हाईलाइट में रहता है। इट इज़ अटरली वन होली एंड सोली वन पॉइंट एजेंडा कि जो ओनरशिप है इस शहर की, इस सूबे की, वो कोई लेने को तैयार नहीं है व्हेन इट कम्स टू द बेनिफिट ऑफ द पीपल। अदरवाइज़ यहाँ से वोट लेने के लिए, इसको गवर्न करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं, फ़ंड्स लेने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं। और एक जो डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट था ना, मेरे ख्याल है वो कराची इस वक्त उसकी बेस्ट एग्जांपल है। इतनी सेपरेटिस्ट अप्रोच है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की। ज़रा सा आप कराची पे क्रिटिसाइज़ करें, पीपल्स पार्टी इतना शोर मचाएगी जिस तरह पता नहीं कोई उनकी आबाई वो जगह है, उस पर उनका कोई शरई हक है, उसके बगैर तो कुछ मामला चल ही नहीं सकता। वो वहाँ के नेटिव्स हैं, ठीक है, वो नेटिव्स होंगे, बट उनकी कोई जिम्मेदारी भी बनती है, वोट लेके आए हैं। वफाक को हैंडल करना नहीं आता। वफाक से जब बात करते हैं तो वफाक कहती है कि जी हम गवर्नर राज की तरफ चले जाएंगे, कंप्लीट टेक ओवर करेंगे। फिर अली जैदी बीच में आ जाते हैं और ऐसी ऐसी मड स्मकिंग होती है एक दूसरे के ऊपर कि उसमें जो असल इशू होता है, कोर इशू, द गुड ऑफ द पीपल, वो वैसे ही कहीं साइड पे हो जाता है। असल में पॉलिटिकल विल टू डिलीवर है ही नहीं। ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं बिलावल साहब, एक नदी नाले का सैनिटेशन का मसला नहीं अगर वो हल करा सकते अपने नीचे इतनी बड़ी टीम से, तो आई थिंक उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सामने आए और कहें कि मुझसे हल नहीं हो रहा। अगर मुराद अली शाह से सूबा नहीं चल रहा तो सामने आके कह दें मुझसे नहीं हो रहा। सारे इंटेलेक्चुअल्स जितने इकट्ठे हैं पीपल्स पार्टी में, आई थिंक द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल द पॉलिटिकल थॉट इन पाकिस्तान इज़ नाउ पार्ट ऑफ पीपल्स पार्टी। सारे बहुत मुदब्बिर लोग, रज़ा रब्बानी जैसे उधर बैठे हुए हैं, सब बहुत अच्छी डिबेट्स करते हैं कौमी असम्बली में, सेनेट में। कोई मसले का हल निकालने को तैयार है? तो ऐसे थिंकिंग हेड्स का हमने क्या करना है?
तो फिक्सेट चला यहाँ पे, आलमगीर खान के ऊपर केस हो गए, यानी कि उल्टा हिसाब है। जो सर्व करने की कोशिश करेगा उसको ज्यादा प्रॉब्लम में आप देखेंगे, उसको देखेंगे वो बेचारा कोर्ट का चक्कर काट रहा है, मतलब फेडरल की भी जिम्मेदारी है जिसको आपने कहा, लेकिन उससे पहले सूबा आता है। मैं आपके एनालिसिस इस अंदाज में लूं कि जिस तरह के भी आपने मुराद अली शाह साहब और बिलावल साहब को ठीक है पॉइंट आउट किया, तो बनती है सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। और अब तक के जो एनालिसिस सामने आए उस पर हमारे 3 तज्ज़ियाकार ये ओपिनियन रखते हैं कि सूबाई हुकूमत जो कि पिछले 12 से कराची पर होल्ड रखी बैठी है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसने कैपिटल सिटी के जो रहने वाले लोग हैं उनको किस तरह से सहूलियात फ्राहम करनी है। जबकि लगारी साहब ने कहा कि हम सिर्फ ये जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर नहीं डाल सकते। नजरों में साहब आपका तज्ज़िया भी बाकी है। मैं अगले सवाल की तरफ आती हूँ, अगले टॉपिक की तरफ, कि पंजाब भर की मार्केटें आज से 5 अगस्त तक बंद रखने का फैसला किया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब ने बताया कि आज से सख्त लॉकडाउन का फैसला किया है, जिसके तहत मार्केटें 5 अगस्त तक बंद रहेंगी। लेकिन पंजाब हुकूमत ने आज से सूबे भर में अचानक से लॉकडाउन का फैसला कर दिया। ये फैसला कितना दुरुस्त है, इस पर बात कर लेते हैं। जनरल साहब, ये अचानक क्या हो गया कि अवाम को वक्त भी फ्राहम नहीं किया गया ये कि वो कुछ चीज़ों को अपने लिए अरेंज करके रख लें? जब हम हॉटस्पॉट की बात करते थे कि जो हॉटस्पॉट्स एरिया हैं उनके हवाले से भी एक वक्त मुहैया किया जाता था, लेकिन ये अचानक से सख्त लॉकडाउन का फैसला किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? देखिए जरा बात यह है कि ईद के 3 दिन तो वैसे मार्केटें बंद रहनी थी जी। असल किस्सा यही 2 या 3 दिन का है जो उससे पहले है। ईद के बाद भी वो गहमा गहमी नहीं होती। लेकिन आप यकीन करें कि मैं आज जब गुजर के आया हूं तो मैं हैरान हूं कि गाड़ी गुजारना मुश्किल, इस कदर रश, इतनी दुनिया सड़क पे और मार्केट में मौजूद है और भरमार है लोग। नतीजा ये कि आप वो रास्ता जो 10 मिनट में आप कवर कर सकते थे वो तकरीबन आज आपको 40 मिनट लगे वहां से निकलने के लिए मुझे। तो लगता ये है कि लोग ईद के चक्कर में तमाम वो एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको बाला ताक रखते हुए सड़क पे या मार्केट में मौजूद है। तो मेरा ख्याल है इन हालात को देखते हुए खुदा करके इस वबा से कुछ थोड़ा बहुत जान छूटती नजर आ रही है, छूटी तो नहीं लेकिन लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट आ रही है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मेरा ख्याल है कि बेहतर है आप ये 3 दिन अगले बंद कर दें। अगले जो ईद के 3 दिन है वो तो नेचुरली बंद ही होगा, क्योंकि आपको पता है ना इन दिनों में ना रेस्टोरेंट काम करेंगे ना ही दुकानें खुलेंगी। और अगर ये तरीका कामयाब हो सकता है और हम लोग वबा से बच सकते हैं तो बिल्कुल मेरा ख्याल है करना चाहिए। हमें बड़ा गलत तजुर्बा पिछली ईद का कि उसमें लोगों ने पूरी तरह वायलेट किया SOPs को। नतीजा ये कि 2-3 महीने के लिए मरीजों की भरमार हो गई पूरे मुल्क में और कोरोना पे काबू होता नजर आ रहा था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ठीक है, एक तजर्बा हमने पीछे करके देख लिया, उससे अगर सीखा है हमने कुछ तो भी मार्केट्स वगैरह बंद कर देना जरूरी है। ठीक, लगारी साहब, आपने समझते बजाय इसके कि SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाए हुकूमत, अचानक फैसला कर दिया जाता है कि लॉकडाउन लगा रहे हैं हम? मेरे ख्याल में ये एक बहुत संगीन मामला है। पंजाब की हद तक वो मानने को तैयार नहीं थे, पहले वफाकी हुकूमत भी मानने को तैयार नहीं थी कि लॉकडाउन होना चाहिए। अब जबकि केसेस कम हो रहे हैं और सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है, तो अचानक इस तरह से कहना कि टोटल कारोबार नहीं शटर डाउन होगा और टोटल हर चीज़ बंद कर दी जाएगी, ये तो बहुत ही ख़तरनाक मामला है। इसलिए कि कारोबार करने वाले लोग तो इस दिन के इंतज़ार में होते हैं और इन्हीं दिनों में ख़ास तौर से जो आज कल आने वाला कल और परसों और उससे आगे वाला दिन जो है, यही आज यानी आज पीर है और मंगल बुध जुमरात जुम्मे को ये होना है बिजनेस, उसके बाद ईद है। तो ये जो बिजनेस के पीक आवर्स हैं इसमें आप कोई भी SOP कर लेते और उस पर अमल दरामद कराते, लेकिन ये एकदम सारा कारोबार ही बंद कर देना और पूरे पंजाब को बंद कर देना और कहना कि नहीं शहरों में कोई चीज़ नहीं खुलेगी और कोई कारोबार नहीं होगा, कोई दुकान नहीं खुलेगी, कोई मॉल नहीं खुलेगा और हम बिल्कुल ख़त्म करने जा रहे हैं, ये तो मतलब लोगों को रोका जा रहा है ना कि वो ईद ना करें और ईद की खुशियों में वो शामिल ना हों। ये पाबंदी तो आप उस वक्त करते ना जब फैलाव हो रहा था, बहुत ज़्यादा फैलाव हो रहा था। अब आप एक हद तक कंट्रोल कर चुके हैं, तो अब ये सारा अमल जो है एक ज़्यादती लगता है कि लोगों को आप फिर भी असल बात ये थी कि SOP पर अमल दरामद कराना आपकी जिम्मेदारी थी, आप उसको पूरा करते हैं। ये क्या बात हुई कि जनाब आप कहें कि नहीं कारोबार बंद और 4 दिन के लिए, यही होता है जो सबसे बड़ा बिजनेस होता है इन्हीं 4 दिनों में होता है और आपने उसमें कारोबार बंद कर दिया।
सही। अतर साहब, ताजरों का शिकवा यही सामने आ रहा है कि हुकूमत खुद हमें एहतजाज का रास्ता फ्राहम कर रही है। आवाम की मुश्किलात अलग हैं, जैसे कि लगाड़ी साहब ने भी पॉइंट आउट किया कि यही कारोबार के दिन होते हैं। जिस तरह से हुकूमत ने ये फैसला किया, कि कैसे देख रहे हैं आप इस डिसीजन को? देखिए, मैं समझता हूँ ताजर बरादरी जो बात कर रही है उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हमें हालात देखने चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी बात है अगर ये है कि केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन आप अगर देख लें 4 महीने से हम एक कन्फ्यूजन में हैं। हमें सही तौर पे पता नहीं लगता कहाँ सही डाटा जो है वो जमा हो रहा है, कहाँ से हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आ रही है। अगर आपने देखा हो तो 4 दिन पहले डॉन में एक स्टोरी थी जिसमें इस्लामाबाद में उन्होंने लिखा कि 3 लाख केसेस कोरोना के हैं। उससे 10 दिन पहले पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आया था कि पंजाब में 6,80,000 केसेस हैं। तो ये 9,80,000 केसेस जो हैं उसके बारे में गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा। क्या वो सारे केसेस जो हैं इन शहरों में घूम रहे हैं? क्या कोरोना वाकई ख़त्म हो गया? फिर जैसे PMA वालों ने आज कहा कि अभी आप उस डेटा से हमें ये बता दें अनरिपोर्टेड केसेस कितने हैं, क्योंकि उसकी भी कहीं पे प्रॉपर फिगर नहीं है। घरों में जिन्होंने आइसोलेशन किया हुआ है या जो अमवात हो रही हैं वो उसकी सही तादाद लोगों को कैसे पता लगेगी? और ये जो हम स्मार्ट लॉकडाउन या लॉकडाउन की बात करते हैं, अब आप देख लें पिछली कितनी बार ये हुआ है। ईद से पहले हुआ, फिर ईद पे खोल दिया गया, उसका रिज़ल्ट क्या आया? अब अचानक से पंजाब ने ये कर दिया कि जी आज से हम लॉकडाउन कर रहे हैं। आज इस्लामाबाद में भी ये हो गया कि आप पार्क्स में और तफरीह जगहों पे कहीं नहीं जाएंगे, उन्होंने भी लॉकडाउन वो कर दिया। तो मुझे अभी तक प्रॉपर पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। देखें और गॉड से कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ये अगस्त में फिर इसकी तादाद और बढ़ेगी। तो हम अभी भी वही बातें कर रहे हैं जो आज से हमने 4 महीने पहले शुरू की थी, और आज भी हम वही बातों को रिपीट कर रहे हैं। हमें SOPs जो हैं उसको फॉलो ये कौम नहीं मतलब अता साहब आप ये कह रहे हैं कि पॉलिसी का फुकदान है, लेकिन कोरोना और आने वाले इस फेस्टिविटी को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि फैसला किसी हद तक दुरुस्त है गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट का। आप ये कह दें। देखें, अभी भी आप जाएं तो देखें छोटे छोटे बच्चे बकरे खरीदने जा रहे हैं, हालांकि ऐसा भी इसमें था बच्चे नहीं जाएंगे। मास्क के बगैर आ रहे हैं सारे लोग। अभी फिर ये ईद है, ईद के बाद मुहर्रम शुरू हो जाएगा, तो पे पाबंदी लगा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इसमें गवर्नमेंट को फिर से एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि हमें किसी से भी अपनी रिट जो है अपनी वो मनवाना चाहिए है कि इस वक्त कौम को ज़रूरत है। गवर्नमेंट को अपनी रिट जो है वो मनवाना होगी, बिल्कुल कॉपरेट करना होगा, और रेसिपीज पर अमल दरामद करवाना ये सूबाई हुकूमत और शहरी इंतजामिया का काम है। रज़ा रोमी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को, जिस तरह से अचानक कह दिया गया कि लॉकडाउन करने जा रहे हैं, कोई पॉलिसी कोई SOP कुछ भी बताए बगैर ये अहकामात आ गए? अच्छा तो ये होता है कि पहले इसके ऊपर बाकायदा जैसे होता है कि अवेयरनेस की जाती और एक फेज तरीके से ये काम किया जाता, लेकिन अमूमी तौर पर ये अच्छा फैसला है। और उसकी वजह ये है कि दुनिया के कई और ममालिक में ऐसा हो रहा है। अभी मैं सुबह पढ़ा था कि ओमान में वहाँ भी ईद के लिए जो है लॉकडाउन का निफाज किया गया है, इसी वजह से कि इन दिनों में खर्चा ये ज्यादा होता है कि मजीद ट्रांसमिशन बढ़ेगी। लेकिन जो लगारी साहब भी कह रहे थे कारोबार के हवाले से, क्योंकि पहले जो गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है उनका बहुत ज्यादा फोकस रहा है कि कारोबार जो है लोगों का मुतासिर ना हो, और मईशत और लोगों की जो रोजगार है उसके ऊपर ये असर पड़ता है। तो मेरे ख्याल से कुछ ये भी इसको बैलेंस करना चाहिए था, और इस तरीके से कोई तरीका ऐसा निकलता है कि कुछ जो है बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन का ना होता फैसला, बल्कि मरहलावार होता या एरिया वाइज होता कि एक दिन एक जगह खुली है, दूसरी जगह तो एक और दिन खुली है। तो कोई तरीका इसका निकाला जा सकता था। लेकिन बहरहाल हमें देखिए, इस वक्त मसला ये है कि जो भी इक़दाम किए जाए
इसके लिए उस पर कड़वा घूम के पीना पड़ेगा, वो जरूरी है। गिवन के जैसे कि अभी कहा गया कि डॉक्टर्स ने और दुनिया भर में सभी ये कह रहे हैं कि ये वायरस सही नहीं गया, इसकी कई जगहों पे लहरें दोबारा आ सकती हैं और आएंगी भी। तो इसलिए इस फैसले को बहुत ज्यादा इसकी कंसीड भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मतलब खैर मकदम करना चाहिए इस फैसले और जी। तो ये तो हो गए सूबा पंजाब की हुकूमत पर आपका खैर मकदमी तज्जिया, लेकिन ये जो सिंध में हो रहा है और सिंध के कैपिटल सिटी में हो रहा है कराची में, उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? वहाँ पे जिम्मेदारी आप किस पर डाल रहे हैं जो कराची में बारिश के बाद की सूरत हाल है? देखिए, अवलीन जिम्मेदारी जो है वो सिंध हुकूमत पर है। इससे कोई अब हम जो है कोई इससे अवॉइड नहीं कर सकती वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये बात सच है कि मरकज का भी वहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। जैसे आपने के इलेक्ट्रिक का मामला देखा है और मरकज के सूबे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, पोर्ट्स और शिपिंग और रेलवेज वगैरह, वो सब है। और दूसरी बात है कि लोकल गवर्नमेंट जो है और दूसरे नंबर पर उनकी जिम्मेदारी आती है कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो सही अपना फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही। वो इस चीज का कंप्लेन करते हैं कि जिनके पास वसाइल नहीं है, सिंध गवर्नमेंट उनको ट्रांसफर नहीं करती और या उनके महकमे ले लिए हैं, उनको पावरलेस कर दिया हुआ है। तो ये सारी बातें जो हैं, देखिए ये कोई आज की बात नहीं है। कराची में एक हल्की सी बारिश हो जाए तो पूरा निज़ाम जिंदगी धर्म भरम हो जाता है, और हर साल ऐसा होता है, साल में 2-2 बार होता है, सबको मालूम है। ना जाने कि क्यों इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। और अभी तो पीटीआई भी इससे जो है वो अपना दामन नहीं छुड़ा सकती, क्योंकि वहां पे 14 MNAs और नामालूम कितने जो MPAs 25-26 उस शहर से इलेक्ट हुए हैं। तो उन्होंने इस पूरे अरसे में क्या किया है, 2 साल में उन्होंने क्या वो कोई ऐसी करारदाद लाए हैं, कोई कानून लाए हैं लोकल गवर्नमेंट के लिए सिंध असेंबली में, या फेडरल लेवल के ऊपर कोई ऐसा काम किया गया? सिर्फ पहले एक बार ये कहा गया था जी इसको मरकज के अंडर कर लेंगे। एक मुझे याद है पीटीआई की तरफ से एक ऐसा प्रपोजल आया था जो कि बिल्कुल सही नहीं था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक हुकूमत जो पिछले 12 साल से सूबे सिंध पर राज कर रही है, उसने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन जिसने तब्दीली का नारा लगाया वो भी 2 साल में कुछ नहीं कर पाई। पॉइंट आपका दोनों उस पर सवालों पर आगे रेज़्यूमे साहब। जुनैरा, कम टू द पॉइंट अगेन, जिस सवाल पर हम पहले बात कर रहे थे, ये जो पंजाब में हुआ आज लॉकडाउन का फैसला, आप समझती हैं दुरुस्त है? एक्चुअली बिकॉज खबर आज आई है और नोटिफिकेशन आज रिलीज़ हुआ है, तो अ लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग कि ये आज इम्पोज हुआ है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि कोई 3-4 दिन से ये नोट किया जा रहा था कि लोगों ने बिल्कुल मास्क पहनने छोड़ दिए थे। वो बिल्कुल उसी तरह सड़कों पे मॉल्स में निकल आए थे जिस तरह एवरीथिंग इज़ प्रिटी नॉर्मल, और सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही थी। तो मेरा ख्याल है बहुत टाइम पे रियलाइज़ किया पंजाब की गवर्नमेंट ने कि अगर ये सिचुएशन कंट्रोल ना की तो बाय द बकरा ईद पता नहीं कितने केसेस रिपोर्ट होने शुरू हो जाएं। तो कोई 2 दिन पहले से कुछ पार्शियल लॉकडाउन इन्होंने किया था, कुछ रास्ते बंद किए थे, नोटिफिकेशन आज निकाला है। सो इट वाज ग्रेजुअल और मेरे ख्याल है बहुत अच्छी अप्रोच है। नंबर 2, इफ एनीबडी थिंक्स कि एनी कंट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ हैज़ अ वेरी गुड पॉलिसी ऑन कोरोना, तो प्लीज़ एनलाइटन मी ऑन दैट, स्टार्टिंग फ्रॉम US, UK, यूरोप, जिसमें जर्मनी, स्पेन, इटली, ब्राज़ील, आप सबका हाल देख लें, दे हैव नो पॉलिसी एट ऑल। सारे टेस्ट एंड ट्रायल एरर बेस के ऊपर चीज़ें लेके चल रहे हैं, बिकॉज दिस पेंडेमिक नोबडी वाज रेडी फॉर इट। ये अब आ गया है, इट इज़ हेयर टू स्टे। जब तक वैक्सीन नहीं आती कोई कंट्री कुछ करेगी, कोई कंट्री किसी तरह चलेगी। एवरीबडी इज़ ट्राइंग देयर बेस्ट, बिकॉज किसी का भी ये दिल नहीं है कि उसके लोग मरें या उसके लोगों की बीमारियां जो है वो कहीं से कहीं पहुंच जाएं। नंबर 1। नंबर 2, मेरे ख्याल है प्लीज़ स्टॉप सेइंग दिस कि पहले तो कराची का आप नहीं मानते थे कि लॉकडाउन अच्छा है और अब मान गए हैं। भाई मान गए हैं तो अच्छी बात है, हमने सोच लिया है कि हमने एक दूसरे से सीखना है और हम आगे बढ़ रहे हैं उससे, तो उसके ऊपर खुश होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड और ये जो पैंडमिक है, बिकॉज हमारा रिसर्च
एंड डेवलपमेंट का तो कोई एटीट्यूड है नहीं हमारे कंट्री में, ना डेटा एनालिसिस होता है ना डेटा कलेक्शन होती है चीज़ों पे, तो फिर हम लोग सिर्फ ट्रायल एंड एरर पे ही चल सकते हैं। मीडिया भी रोज़ यही रिपोर्ट करता है कि हमने कोरोना को शिकस्त दे दी, सिर्फ 50 लोगों की डेथ हुई, तो प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल। 50 लोग भी इंसान थे, किसी घर का हिस्सा थे। जब तक एक भी मौत हो रही है इस वायरस की वजह से, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि रिपोर्टिंग अच्छी करें कम अज़ कम। सही। ईद की तैयारियों में लॉकडाउन का ये फैसला, लिहाजा मायूसी में मत जाएं, ये आप लोगों की ज़िंदगी को मद्देनज़र रखें, क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगियां हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हुकूमत के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए ये फैसला किया गया है। अब देखना ये है कि हुकूमत इस सिलसिले में मज़ीद क्या अहकाम सादिर करती है। मुझे बढ़ना है, एक ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं मज़ीद PTV के हवाले से कि PTV की कारकर्दगी कैसे है। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमने सरकार और सूबों के हवाले से तो बड़ी बात की कि सरकार की विफाक में कारकर्दगी कैसी होती है, सूबों की के जो सूबाई वज़ीर आला होते हैं उनकी जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं, सरकारी इदारा किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, जिसे हम पाकिस्तान टेलीविज़न का नाम देते हैं, इसकी कारकर्दगी पर ज़रा बात कर लेते हैं, जिस पर बहस मुसलसल हर अदवार में होती हुई दिखाई देती है। हुकूमतें इसमें इस्लाहात लाने और इसे बेहतर करने के वादे करके आती हैं, लेकिन उनके जाने पर हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से भी PTV में इस्लाहात का वादा किया गया, लेकिन ताहाल इस सिलसिले में कोई बड़ा कदम अभी तक नहीं उठाया जा सका। क्या PTV की कारकर्दगी सियासी जमातों की मुसलसल मुदाखलत की वजह से मुतासिर हुई है? अतर साहब, आपसे आगाज़ इसलिए कि डायरेक्टर बतौर आपने खिदमात इस इदारे में सरअंजाम दी, जनरल मैनेजर का ओहदा आपके पास था, बतौर जनरल मैनेजर आपने इस इदारे को अपनी खिदमात फ्राहम की। उस वक्त से लेकर आज तक PTV के मामलात बतौर सहाफ़ी देखा जाए तो जूं के तू हैं। आप समझते हैं कि सियासी मुदाखलत की वजह से अमूर और कारकर्दगी मुतासिर होती रही? देखिए, मैं इसका जवाब जो आपने आखिरी पार्ट है इसका दूंगा। मैंने कोई 32 इयर्स PTV के साथ गुजारे और उस वक्त PTV जो था प्योरली एक प्रोफेशनल इदारा था। और PTV में देखिए बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी आए थे। द फर्स्ट MD ऑफ PTV वाज मूसा अहमद साहब। वो एक पुलिस सर्विस के साहब थे और उनके फादर इन लॉ बड़े नोन ख्वाजा शहाबुद्दीन होते थे। रुदात खान साहब MD रहे हैं। फिर अनवर जाहिद साहब एक बहुत कॉम्पिटेंट CSP ऑफिसर थे। शायद रफ़ी आए इसमें। लेकिन मसला ये है कि प्रोफेशनल्स जब तक रहे PTV सिर्फ प्रोफेशनल तरीके से चलता रहा। देखिए, भुट्टो साहब के ज़माने में अपॉइंटमेंट हुई थी असलम अदर साहब की, बेनज़ीर के ज़माने में असलम अदर साहब आए, फराद जैदी साहब आए, इस तरह और बहुत सारे लोग आए जिन्होंने, पर वो इसलिए सक्सेसफुल रहे कि उन्होंने प्रोफेशनल लोगों के साथ काम किया। उन्होंने अपने आप को CSP अफसर नहीं होने दिया, बल्कि जो कुछ भी किया वो इन सब के मशवरों से वो TV को चलाते रहे। PTV ख़राब होना शुरू हुआ जब PTV में नॉन प्रोफेशनल लोग जो है ना वो आना शुरू हो गए, और बहुत सारे ऐसे आए जिन्हें PTV का ABCD भी नहीं पता था, और उन्होंने फिर सोचा कि PTV को कमर्शियल तरीके से हम चलाएंगे। तो उसमें उनका कमर्शियल इंटरेस्ट और ज़ाती इंटरेस्ट, वो चीज़ें जो आना शुरू हुई PTV में, वहाँ से PTV का बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ। आप देखें कि 18 साल हो गए PTV के स्टूडियोज़ में कोई ड्रामा नहीं होता, सुनसान पड़े हुए हैं PTV के सारे स्टेशन। हमारे ज़माने में कंपटीशन होता था बिटवीन लाहौर एंड कराची कि किसके ड्रामे जो हैं वो ज़्यादा ऑन जाएंगे। जिस इदारे के 17 साल से स्टूडियो बंद हों, आप बताएं कि आप क्या खाली टैक्स पेयर से पैसे लेके लाइसेंस फीस बढ़ा के उस इदारे को ठीक कर सकते हैं? आप बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते। देखिए, ये इदारा जो है ये एक यूनिवर्सिटी की तरह है। इस इदारे ने बहुत लोगों को बनाया है, और आज वही लोग प्राइवेट चैनल भी चला रहे हैं और प्राइवेट जगहों पे भी हैं जिन्होंने सब कुछ PTV से सीखा था। सिर्फ मसला ये है कि आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इस वक्त PTV के, सिवाय 1-2 के, बाकी सारे नॉन प्रोफेशनल लोग वहाँ बैठे हैं।
वो आप, अब शिबली फराज साहब ने कहा हमें नया इक्विपमेंट लेना है, आप इक्विपमेंट ज़रूर ख़रीदें, कंपटीशन में आपको ये करना होगा, बट व्हाट अबाउट द कंटेंट? आपके पास तो कंटेंट ही नहीं है, आपके पास प्रोड्यूसर ही नहीं है प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए, आपको स्टूडियो खाली पड़े हैं, आपकी मशीनें बिल्कुल बेकार हो रही हैं। तो आपको जब तक प्रोफेशनल अप्रोच आप नहीं लेके आएंगे ये इदारा ठीक नहीं हो सकता। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अभी भी आप एक ऑनेस्ट प्रोफेशनल आदमी लेके आ जाएं, ये पीटीवी दोबारा खड़ा हो सकता है। लेकिन जिस तरह लोग इस वक्त पीटीवी को चला रहे हैं उनके सिर्फ ज़ाती इंटरेस्ट हैं और कमर्शियल इंटरेस्ट हैं। कमर्शियल और ज़ाती इंटरेस्ट को पीछे रख के प्लीज़ कंटेंट पे जोर दें। पीटीवी को भी लेके आएँ प्राइवेट चैनल्स के मुकाबले में। हम जाते थे अगर इंडिया तो हमसे कहते थे आप अपना फलां ड्रामा ले आएँ, आप पठान खान के म्यूज़िक ले आएँ, आप आलम लोहार की म्यूज़िक ले आएँ। वो सब चीज़ें कहाँ चली गई? तो ये इसमें सियासी पार्टियों ने भी किया, लेकिन सियासी पार्टियों ने उस वक्त किया जब वो अपने जानने वाले नॉन प्रोफेशनल लोगों को या अजीज़ों को लेके आना शुरू हो गए। उन्होंने फिर टीवी की तरफ ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ अपनी जेबों की तरफ और कमर्शियल इदारे को बनाने पे वो किया है। लेकिन प्रोफेशनली उसको चलाने के लिए उन्हें ज़ीरो कोशिश की है। आज भी कोई सही प्रोफेशनल आ जाए तो मैं गारंटी से कहता हूँ पीटीवी दोबारा खड़ा हो सकता है। सही, आपने पहला पॉइंट यहाँ पर हमें ये दिया कि कमर्शियल एंड प्राइवेट जो है वो लोगों के इंटरेस्ट शामिल हैं जो कि इसकी मैनेजमेंट में बैठे हैं, और दूसरा ये कि हाँ किसी हद तक सियासी मुदाखलत है, ज़ाती पसंदीदगी नापसंदीदगी की बुनियादों पर जो भर्तियाँ होती हैं। नज़ीर लगारी साहब, कई दहाइयाँ आपने सहाफ़ती शोबे को दी हैं, आपकी खदमात सहाफ़ती शोबे में बड़ी सराही चाहती हैं। जब से आप पीटी को देख रहे हैं आगाज़ से लेकर अब तक, आप समझते हैं कि सियासी जमातों की मुसलसल मुदाखलत रही जब भी इस इदारे का ये हाल है कारकर्दगी का? बिल्कुल ऐसा है। बात यह है कि ये इदारा दुनिया के बड़े इदारों में था। हम पीटीवी पर फ़ख्र किया करते थे, उसकी प्रोडक्शंस पर फ़ख्र किया करते थे, लेकिन हमारे पास लोग नहीं रहे हैं और लोगों को कोने में बिठाया गया और हम ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ कर लाए जिन लोगों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी, कोई साख नहीं थी, कोई कैरियर नहीं था। जिन लोगों का, अगर कंबर अली शाह को, अगर हारून रिंद को, अगर हम जो है सुल्ताना सिद्दीकी को, अगर हम ऐसे बड़े डायरेक्टर्स के सामने कहें कि आप तुम्हारे पास जो हैं वो, मैं नाम क्या लूँ, मैं किसी का भी नाम नहीं लेता हूँ, अगर ये तुम्हारे डायरेक्टर होंगे जिनका पीटीवी के या टेलीविज़न का अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं था, अपनी कोई से नहीं थी, अपनी कोई बात नहीं थी, तो उन्होंने तो वही हशर करना था। तो एक देखें मुख्तलिफ चीज़ों पर चलता रहा। असलम अजहर साहब थे, असलम अजहर साहब ने इसका आगाज़ करके इसको टॉप पर ले गए वो, और उन्होंने एक बहुत बड़ी वो टीम तैयार की थी जिस टीम ने पीटीवी को पीटीवी बना दिया था। पीटीवी के ड्रामे अब भी लोग याद करते हैं कि वो फलान ड्रामा। एक ड्रामा ज़रा पिटा था तो हमने जाकर बिल्कुल ऐसे जाकर लड़ाई लड़ी थी। हमने कहा था हम अपने दोस्त से, काजिम पाशा से, यार ये क्या कर रहे हैं आप, ये जांगलूस बना रहे हैं, जांगलूस इस तरह बनाया जाता है। तो हमने देखा नहीं था कि खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी की वो कैसे बनाया गया था और उस ड्रामे के अंदर क्या क्या चीज़ें लाएंगी थी। और लाली तुमने ऐसा बना दिया, ये लाली कैरेक्टर था, ये लाली का ऐसा बनाने का, वो बहुत फुर्तीला, बहुत एक बहुत ऐसा मोटा ताज़ा तो नहीं था जैसे आपने वारसी को डाल दिया है। यहाँ तो एक दुबला पतला आदमी, बहुत ही फुर्तीला आदमी, बहुत तेजी चलने वाला आदमी, उसको होना चाहिए था। या अगर हम डिबेट करते थे और हम लोगों से बात करते थे, और कहाँ हैं वो सारे के सारे लोग, बदर खलील के जो शौहर थे खलील कैसर, वो कहाँ हैं, बड़े लोग हैदर इमाम रिजवी कहाँ हैं। ऐसे लोग जिन लोगों ने टीवी को बनाया था वो नहीं रहे हैं। वो एक तो ये है कि अपनी उम्र की एक इनिंग खेल कर चले गए। फिर भी दूसरी लाइन में लोग मौजूद थे, ताजदार आजम मौजूद थे, अरब राना मौजूद थे, बहुत से लोग मौजूद थे और वो आए और उन्होंने अपना किरदार भी अदा किया, लेकिन हमने नई टीम तैयार होने नहीं दी। हम ले आए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, हम छोटे लोग लेकर आए थे। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हम बहुत छोटे लोग लेकर आए और जिन्होंने इसका बेड़ा गर्क किया और उन्होंने इसको तबाह किया। अब भी ये फिर भी कमाल है कि अगर हम फर्ज करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर टीवी सेट की तादाद 2 करोड़ है, आबादी इतनी बड़ी है, 20 करोड़ आबादी है, तो जाहिर है हम कह सकते हैं कि 2 करोड़ है। 2 करोड़ लोग 100 रुपए देते हैं,
इसका मतलब ये है कि मतलब 200 आप अरब भी रुपए आपके कसूरवार पास लगारी साहब, इंतजामिया पर आप कह रहे हैं कि इंतजामिया पर जिम्मेदारी बनती बजाय इसके कि हम इसे सियासी मुदाखलत का नाम दें, राइट लगारी साहब? मैं कह रहा हूं कि सियासी मुदाखलत हुई है, अच्छा, सियासी मुदाखलत हुई है, लेकिन इसके बाद जिन लोगों को लाया गया वो उसके अहल नहीं थे, उनकी जिम्मेदारियां वो नहीं थी जो वो कर सकते। सरकारी इदारा है, सियासी वाबस्तगियां हों तो बड़ी माजरत के साथ हम देखते हैं कि तभी सरकारी इदारों में भर्तियां भी होती हैं। जनरल साहब, अवाम का मौक़िफ़ है कि अवाम की नहीं सुनी जाती, ना अवाम की मुश्किलात पीटीवी बयान करता है, बताइए सियासी मुदाखलत है इसी वजह से? देखिए, इसमें 3-4 एलिमेंट्स हैं, 3-4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो मुझे समझ लगते हैं। अतर साहब ने बड़े वजाहत से बड़ा अच्छा, जो उनका चूंकि जाती तजर्बा है इस चीज का, तो प्रोफेशनलिज्म तो वाकई वहां मफकूद हुआ। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह भी है कि आपका मीडिया एक्सपैंड हुआ, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुई मीडिया में, प्राइवेट चैनल्स पे तहाशा खुले और प्राइवेट चैनल्स में अपॉर्चुनिटीज थी लोगों के लिए, बेहतर उनको वहां पे पैकेजेस मिल रहे थे और एंकर्स को जितना जितना पैसा यहाँ प्राइवेट चैनल्स ने ऑफर किया वो पीटीवी में नहीं था। लोग छोड़ के चले गए यहाँ से। और आज पीटीवी में वो आपको वो नहीं नजर आते, उतने प्रोफेशनल लोग नजर नहीं आते क्योंकि उनकी बाहर खपत हो गई। और जिस तरह अभी लगारी साहब फरमा रहे थे कि हमने आगे नई टीमें जो है ये नए चैलेंज को कबूल नहीं किया और नई टीम तैयार करने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से प्रोफेशनलिज्म वहां पे मफकूद हुआ। लेकिन एक चीज और है जो मैं ऑब्जर्व करता रहा हूं, मैं जब आपके प्राइवेट चैनल्स पे आता हूं तो मैंने कई चैनल के 2-2 कैमरों के पीछे एक आदमी खड़ा होता है, वो दोनों तरफ जाके कैमरे कर रहा है और बहुत हो तो एक आदमी एक कैमरे के पीछे एक ही आदमी हो। पीटीवी में मैंने एक कैमरे के पीछे 5-5 लोग भी देखे और वो यूं लगता है कि एक प्रोग्राम चल रहा है और यलगार आदमियों के अंदर फिर रही है, कोई बैठे हुए हैं, कोई घूम फिर रहे हैं। नतीजा ये कि ओवर स्टाफिंग की भरमार है। मैं पीटीवी के ही एक उनके सीनियर ऑफिसर से बात हो रही थी तो वो जिक्र कर रहे थे कि हमारे पास तकरीबन 2000 के करीब लोग फालतू हैं, हम निकालना चाहते हैं तो शोर मचेगा बेरोजगारी का। लेकिन यही सियासी मदाखलत है कि पॉलिटिकल पार्टी जिनकी वो लोग भर्ती करते गए वहां पे। नतीजा ये कि आज ओवर स्टाफिंग भी है और प्रोफेशनल लोग नहीं है। वो जिसका जी चाह के उसको कोई जॉब दे के देना है तो यहाँ लेके दे दिया। जहाँ तक उनके इक्विपमेंट का ताल्लुक है वो भी पुराना है और उसमें मॉडर्नाइजेशन नहीं हुई है, नेग्लेक्ट रहा है। और एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मैंने कई दफा वहां पे देखा उनकी ट्रांसपोर्ट गाड़ियां कारें ये जो DSNG से आपकी ये कभी अवेलेबल नहीं होती। गाड़ियां सही, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इशू है वहां पर। सॉरी टू इंटरप्ट जनरल साहब, आपका पॉइंट आ गया है। मेरे पास लास्ट 2 मिनट्स है, मुझे जुनैरा और रज़ा की तरफ भी जाना है। जी जुनैरा। देखिए, कोई इतनी डिफरेंट स्टोरी नहीं है पीटीवी की। जो PIA में हुआ है वही पीटीवी में हुआ है। ऑफ कोर्स पॉलिटिकल इंटरवेंशन ने चीज़ों को प्रोफेशनल्स के हाथ से निकाल के तो उसी तरीके से ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया जिनको ना तो इस प्रोफेशन का पता है ना इसकी सेंसिटिविटीज़ का पता है, और ये नस्ल दर नस्ल चल पड़ा है। अब जो शख्स वहाँ 20 साल सर्विस कर चुका है उसकी कोशिश है मैं अपने बेटे को अपॉइंट करा लूँ, और वो अपने बेटे को अपॉइंट कराते हुए सिर्फ ये देख रहा है कि इसको नौकरी मिल जाए। कैमरामैन की उसको जॉब मिल रही है, कैमरा चलाना उसको आता नहीं है। सो अगर ये हाल हो गया हो तो यू कैन वेल इमेजिन कि वहाँ क्या हो रहा है। देयर इज़ अटरली नो प्रोफेशनलिज्म एट ऑल। उसके अलावा ये जहन में रखें कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो पीटीवी को अपना प्रोपेगेंडा टूल बनाती है। कोई भी सीजन्ड जर्नलिस्ट या सीरियस जर्नलिस्ट क्यों चाहेगा कि वो पीटीवी ज्वाइन करे और वहाँ बैठ के सिर्फ दिन रात सिर्फ गवर्नमेंट की तारीफ़ें करे? तो फिर वहाँ वही लोग जाएंगे जिनको शायद, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग एल्स, जिनको शायद ज़रूरत है उस जॉब की या जो किसी ना किसी तरह एक्सपोजर चाहते हैं या जो सर्व करना चाह रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन को। कोऑपरेट कीजिएगा, मेरे पास वक्त बहुत मुख्तसर है। रिजर्व में साहब क्विकली प्लीज। देखिए, सारी बातें तो हो गई हैं। लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म जो है, असल में मामला यही है कि ये पाकिस्तान का पब्लिक सेक्टर जो है उसकी यही तल्ख और अफसोसनाक कहानी है कि जो बाकी शोबों में हमने किया, चाहे रेलवे देख लीजिए, PIA देख लीजिए, तो पीटीवी भी एक अच्छा खासा इदारा था, सबने अभी इसकी तारीख बताई और आज उसका ये हाल हो गया है कि जैसे वो बताया इन्होंने कि स्टूडियोज बंद पड़े हुए हैं
और अफसोस की बात है कि ये वो इदारा है कि जो बेहतरीन टीवी ड्रामे बनाता था, हम सब को याद है और आज भी उनका जिक्र होता है। तो सवाल ये कि इसके ऊपर कई बार बात भी की है इस्लाहात करने की कि इसको बीबीसी की तर्ज पर एडिटोरियल इंडिपेंडेंस दी जाए, और वो हर हुकूमत वादा करती है लेकिन नहीं करती क्योंकि उनको ये प्रोपेगेंडा टूल मिला हुआ है। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि पीआईए हो, पाकिस्तान रेलवे हो, पाकिस्तान स्टील मिल हो या पाकिस्तान विजन, सूरत हाल हर सरकारी इदारे की एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।